हेलो एंड वेलकम। इनकम टैक्स रिटर्न पर मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक स्पेशल शो। मैं हूँ प्रियंका संभव और आप भी आई एम श्योर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के प्रोसेस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पूछ रहे होंगे लोगों से कि क्या करें, क्या भरें, कोई गलती तो नहीं कर देंगे। ये सारे आपके तमाम परेशानी को दूर करने के लिए मैं ये एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन लेकर आती हूँ हर वीकेंड को, ताकि आपके इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। और इन्हें सॉल्व करने में मेरी मदद करते हैं टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी। विनोद सर, बहुत स्वागत है। हमारे पहले एपिसोड को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पहले एपिसोड से ही इतने सारे क्वेश्चन आए हैं कि मुझे लगा कि आज हमें सीधे क्वेश्चंस पर बात करनी चाहिए। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ये बिल्कुल सही समय है। अब आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास का वक्त है। तो विनोद सर, शुरुआत करते हैं जो हमारे दर्शकों को जो उलझन हो रही है उससे। और प्रदीप जी का मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ। प्रदीप जी रिटायर्ड हैं, यानी सीनियर सिटीजन है। इन्होंने हमें बताया था कि ये आईटी रिफंड वाले बैंक अकाउंट में कुछ इन्हें दिक्कत आ रही है और ये अपने बैंक अकाउंट को बदलना चाहते हैं, यानी कि आईटी से अपने दूसरे बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? दूसरा बैंक खाता ये कैसे ऐड कर सकते हैं? और साथ ही में मतलब क्या अगर अपने ईमेल आईडी को भी वो उनको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं या सेम रहना चाहिए जो कि बैंक अकाउंट की ईमेल आईडी है? स्टेप बाय स्टेप ज़रा मदद कीजिए प्रदीप सर की। नमस्कार प्रियंका जी। पहले तो आपको बधाई, आपके पिछले एपिसोड को इतना अच्छा रिस्पांस मिला और शायद कुछ कमी रह गई होगी इसीलिए क्वेश्चंस ज्यादा आए। तो ऐसा है, प्रदीप जी का जो क्वेश्चन है सबसे पहले कि रिफंड के लिए वो बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब वो माई प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पर बैंक को जाकर के अपना अपडेट कर सकते हैं। जिस बैंक अकाउंट में वो रिफंड चाहते हैं वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार से जो अमेंडमेंट था इनकम टैक्स के अंदर कि आपको अपने सारे बैंक दिखाने जरूरी है। तो पहले फिर भी कुछ अकाउंट छोड़ दिए जाते थे, लेकिन इस बार से बिल्कुल वो छूट नहीं है। तो एक तो अपने सारे बैंक्स, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैंने एक ही बैंक अपडेट किया हुआ है, मेरे और भी बैंक हैं, तो अपने बैंक सारे नंबर्स अपडेट कर दें क्योंकि वो क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है। और दूसरा, रिफंड के लिए माई प्रोफाइल पर जाएंगे, जब इनकम टैक्स के पोर्टल में जाएंगे सबसे राइट में उनका जो ऊपर माई प्रोफाइल का बटन है वहां क्लिक करेंगे तो वहां पर वो अपने प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। दूसरा उनका सवाल था कि क्या ईमेल आईडी जो है वो कैसे चेंज करें। तो वहीं पर उनको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फोन नंबर और ईमेल अपने अपडेट कर सकते हैं। जो भी वो नया ईमेल और फोन नंबर डालेंगे वो चेंज करने पर एक ओटीपी उसी फोन नंबर पर और उसी ईमेल पर आएगा। उस ओटीपी को उनको डालना होगा और वो बिल्कुल इसको अपडेट कर सकते हैं। कोई उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके नए बैंक अकाउंट में उनका रिफंड आ जाएगा। ओके, सो ये ज़रूरी नहीं है क्या कि जो बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी अगर उन्होंने दी है वही जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ईमेल आईडी दें? ये उन्हें मैच करना होगा क्या विनोद सर? नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपना पैन नंबर पर जो आपने दिया हुआ है, जो बैंक को आपने ईमेल दिया है, बैंक के पर्पज से वो ईमेल है। इनकम टैक्स के लिए आप कोई भी ईमेल चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ऐसा नहीं कि दोनों ईमेल सेम होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ओके, आई होप प्रदीप जी आपको समझ में आ गया होगा कैसे बदलाव करना है। आपने जैसे कहा था स्टेप बाय स्टेप बताइए, तो विनोद सर ने वो स्टेप आपको समझा दिया है। अब हमारे साथ साहिब राव राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और अपना क्वेश्चन खुद पूछना चाहते हैं। साहिब जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। प्रियंका बोल रही हूँ मैं, इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा। क्या है आपका सवाल सर? यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैं डॉक्टर प्रोफेशन में हूँ। एक्चुअली दिस फाइनेंशियल ईयर मैंने कुछ जॉब भी किया है। ओके। जो सर्विस जॉब है, जो फॉर्म 16 प्रोवाइड करने वाला सैलरीड जॉब है, और मैं मेडिकल प्रोफेशन में प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो इस ईयर मुझे कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए, या मैंने एक तो सर्विस प्रोफेशन और बिजनेस प्रोफेशन दोनों ही इस ईयर मेरा वर्क हुआ है, तो मुझे रिफंड होने में कुछ इश्यू आएगा क्योंकि मेरा टीडीएस ज्यादा कट चुका है, ऐसा मुझे लगता है सैलरीड इनकम में। ठीक है साहिब जी, मैं अभी पूछती हूँ आपका सवाल। वैसे आप किस शहर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? पूना से जुड़ा हूँ मैम। अच्छा, पूना से जुड़े हैं। चलिए, पूना महाराष्ट्र से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आप देखते हैं हमारा शो और आई एम ग्लैड कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। यस। ओके, चलिए। सर साहिब जी का आपने सवाल सुना, तो यहाँ वो जो पूछ रहे हैं भाई
फॉर्म 16 जो है उन्हें मिलेगा, प्लस TDS कटा है और उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टैक्स कट गया है, रिफंड में दिक्कत आएगी, क्या सोल्यूशन है? इन्हें कौन सा फॉर्म चुनना चाहिए? साहिद जी धन्यवाद। एक तो आप पूना से शो देखते हैं, बहुत दूर आप, और उस पूरा इसको ध्यान से सुना आपने पुराने शो को, इसीलिए आपकी एक क्वेरी बनी है। देखिए आपको ITR 3 यूज करना चाहिए। 3 और 4 नंबर जो दोनों फॉर्म्स हैं ये बिजनेस के लिए हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो। 4 क्योंकि डीमिंग प्रोविजन के लिए है, उसमें आप फॉर्म 3 या फॉर्म 4 दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अगर आप सेक्शन 44 ADA यूज करेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं आपने ऐसा बताया, तो आपको 4 यूज करना होगा, अदरवाइज आप 3 यूज कर सकते हैं और आपको रिफंड मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह से। आप अपनी रिटर्न को सैलरी और बिजनेस दोनों आप इसमें दिखा सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रूल आपको परमिट करता है और आप उसके तहत आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको अलाउड है, आप करिए और आप अपना इनकम टैक्स रिफंड आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ अपने बैंक की डिटेल प्रॉपरली फिल करिए, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई सोचने की इसमें जरूरत नहीं। ठीक है, तो साहिब जी का जो फॉर्म है वो है फॉर्म 3 और 4, क्योंकि सैलरी और बिजनेस दोनों से इन्हें आय हो रही है। साहिब जी क्या आप बने हुए हमारे साथ, कुछ और पूछना चाहते हैं? Yes, ma'am. Thank you. I am very happy. I am very glad to hear these answers, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। चलिए, आई एम ग्लैड हम इनकी मदद कर पाए, इनको सोल्यूशन दे पाए। अब हम लेकर आते हैं NS रावत जी का क्वेश्चन, जो इन्होंने हमारे पिछले यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेजा था। सो प्लीज़ जो लोग इस शो से जुड़े हुए हैं उन्हें क्विक रिमाइंडर भी दे देते हैं रावत जी के सवाल के पहले कि अपने सवाल आप हमें यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या हम वो प्लेट दिखा सकते हैं जिसमें हम नंबर उन्हें बताते हैं? हमारा नंबर है 9311211874। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए, या फिर YouTube पर जहां आप ये वीडियो आप हमें देख रहे हैं, अपनी क्वेरी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इसी कमेंट के जरिए हमारे पास पहुंचा है NS रावत जी का क्वेश्चन। तो NS रावत जी पूछ रहे हैं, जुलाई 2023 में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, जुलाई तक 4 महीने के लिए इन्हें 1,07,000 का HRA मिला है और अभी भी एक किराए के मकान में ये रहते हैं और 23,000 रुपये किराया दे रहे हैं। HRA के तहत ये कितनी टैक्स छूट अब क्लेम कर सकते हैं? विनोद साहब। रावत साहब देखिए, आप 4 महीने एम्प्लॉयमेंट में थे तो आप 4 महीने का आपको HRA मिला है, तो आपकी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको उसी पर अप्लाई करनी है। बाकी के ईयर का रेंट आपको अपने आप से देना होगा, उसमें HRA आपकी मदद नहीं करेगा। और इसके लिए जो कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस इसके अंदर हैं जिसको आपको फॉलो करना है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A जो है इनकम टैक्स का, वो कहता है कि आप एक्चुअल रेंट -10% ऑफ सैलरी। दूसरी कंडीशन है 50% अगर आप 4 मेट्रोज में से किसी में रहते हैं, और अगर आप मेट्रो के अलावा दूसरे शहरों में रहते हैं तो 40% ऑफ योर सैलरी। और तीसरा आपका है आपका एक्चुअल HRA जो आपको मिला। इन 3 कंडीशंस में से जो भी आपका कम है वो आपको HRA का एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो आप अपनी सैलरी के साथ, अपने नंबर्स के साथ इसको चेक कर लीजिएगा तीनों कंडीशंस में। शर्त यह है कि आपने एक्चुअल रेंट पे किया हुआ हो और आप एक्चुअली रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हो जहां आप काम करते हैं, तब आप HRA का क्लेम ले सकते हैं। ये सब कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं, बिल्कुल आप HRA की अपनी छूट ले लीजिए। नंबर्स की जहां तक बात है तो आपको इनमें फिट करना होगा, तब आप इसको कैलकुलेट करके ले सकते हैं। ऑल राइट, चलिए तो रावत जी, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप कितना HRA की छूट जो है वो क्लेम कर पाएंगे। अब हमारे साथ एक लाइव कॉलर फिर जुड़ रहे हैं, मुकेश कपूर जी। तो कैसे लाइव कॉलर जुड़ते हैं? वो एक्चुअली हमें व्हाट्सएप पर अपना नंबर और अपना सवाल जब भेजते हैं तो हम वहाँ से उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें शो में लेकर आते हैं। इसी के तहत मुकेश जी मेरे साथ लाइन पर हैं। नमस्ते मुकेश जी, आप कौन से शहर से जुड़े हुए हैं, क्या जानना चाहते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए। दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ। और विनोद सर को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं सवाल पूछने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं इस समय यूट्यूब पे हूँ नहीं और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब अपलोड होगा और कब मैं इसका आंसर देख पाऊंगा, तो इसलिए बिना लाइन काटे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। बिल्कुल तो मिलेगा सर, बिल्कुल। आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी करना चाहेंगे तो वो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो अच्छा, अब मैं दो मेरे क्वेश्चन है सर। सबसे पहला ये कि मैं सैलरीड क्लास पर्सन हूँ और लगभग 20 से 22 लाख रुपए की एनुअल सैलरी मेरी है। अब एम्प्लॉयर जो हमारा टैक्स काटता है वो 30-35 हजार रुपए काटता है और वो फरवरी के आते आते तक पूरा टैक्स हो जाता है।
लेकिन जो बैंकों में हमें इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि बैंक जो है वो ज्यादातर इंटरेस्ट जो है वो टीडीएस फोर्थ और थर्ड क्वार्टर में काटते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में कुछ काटते ही नहीं। अच्छा, इससे बचने के लिए मैं साल में उसके अलावा भी 60 या 70 हजार रुपए का एडवांस टैक्स भी भरता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा एम्प्लॉयर हमारा टैक्स काट रहा है तो क्या हमें वाकई में एडवांस टैक्स भरने की जरूरत होती है सेपरेटली? अच्छा चलिए, अगर होती है तो मैं भरता भी हूँ। भरने के बावजूद भी हमें 234A, B, C, D में शॉर्टफॉल क्वार्टर का या लेट फी का इंटरेस्ट क्यों लग जाता है, जबकि इतना इतना टैक्स हम देते हैं, एडवांस भी देते हैं, फिर भी लग जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर कि जो पोस्ट ऑफिस में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं या टाइम डिपॉजिट करते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले कोई फॉर्म 16 इशू नहीं करते क्योंकि वो टीडीएस काटते ही नहीं, इसलिए वो 26A में कहीं मेंशन नहीं होता, लेकिन एएस में वो दिख रहा होता है। तो क्या उस इंटरेस्ट को हमें रिटर्न में शामिल करना चाहिए क्योंकि उस पर टीडीएस नहीं कटा? तो ऑब्जेक्शन यहाँ आ जाता है कि ये अमाउंट ज्यादा हो गया, उस प्रोपोर्शन में हमारा टैक्स कम पे हुआ पूरे साल भर में। और अगर मेरा कोई फिक्स डिपॉजिट मेरी मदर के साथ है जॉइंट में, तो क्या उसकी लायबिलिटी पूरी मुझ पर बनती है या इंटरेस्ट आधा आधा होता है, या जो फर्स्ट पार्टी होगी उसकी लायबिलिटी बनती है? इतना जानना चाहता हूँ। ओके, सो 3 हिस्से हैं विनोद सर, बहुत तसल्ली से मुकेश जी को जवाब दीजिएगा। मुकेश जी फोन लाइन पर बने हुए हैं और वो सुन रहे हैं आपको। मुकेश जी, आपके पहले क्वेश्चन के जवाब के 2 पार्ट हैं जो आपने खुद ही स्प्लिट किए थे। एक तो आपने कहा था कि आपको 20 से 22 लाख रुपए सैलरी मिलती है, सैलरी पर आपका एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है जो फरवरी तक पूरा कट जाता है। तो सैलरी पर जो आपका टैक्स कट रहा है उस पर आपको कोई एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका है जो आप बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें आपने कहा कि पहले और दूसरे क्वार्टर में बैंक टीडीएस नहीं काटते हैं, थर्ड और फोर्थ में काटते हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है, वो काटते हैं, कहीं कुछ आपको अपने बैंक से बात करनी होगी अगर आपके यहाँ गलती हो रही है तो, क्योंकि चारों क्वार्टर्स में बराबर कटता है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि बैंक सिर्फ 10% टीडीएस काटता है, आपकी क्योंकि सैलरी 22 लाख रुपए आप बता रहे हैं, तो आप 30% के स्लैब में, मतलब हाईएस्ट स्लैब में आते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो जब ऐड होता है सैलरी के साथ जाकर के, तो वो 30% के स्लैब में चला जाता है और आपका टीडीएस कटता है 10%। तो आपको इसलिए एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, और आप ठीक से कर भी रहे हैं, जैसा आपने बताया कि आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से आप बिल्कुल एडवांस टैक्स के लिए लायबल हैं, आपको पे करना चाहिए। आपने कहा तीसरी चीज पोस्ट ऑफिस, मैं अभी 234A पे भी आपको बताऊंगा, वो लास्ट पार्ट में लेते हैं। उसके बाद आपने कहा कि पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट देता है लेकिन फॉर्म 16 इशू नहीं करता, जबकि 26AS में दिखाई दे जाता है। ऐसा नहीं है, पोस्ट ऑफिस 26AS में जब डालता है तो वहां फॉर्म 16 उनके पास आता है, वो देते नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज दे आर लायबल टू इशू। आप उनको उनका ग्रीवेंस डालिए, उनको कंप्लेंट डालिए, वो आपको फॉर्म 16A इशू करेंगे, उसके लिए दे आर लायबल। जब 26AS में आ रहा है तो 16A उनको डाउनलोड भी करना होता है विद इन 30 डेज, अदरवाइज उनको पेनल्टी लगती है उसके लिए। तो वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं, और आपको इशू अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी कंप्लेंट लॉन्च कीजिए उनके लिए। अब आपके चौथे आपका एक पार्ट था कि आपने कहा कि 234ABC का इसके बाद भी आपको इंटरेस्ट लगता है। देखिए, सरकार ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो उनका टैक्स है, सैलरी से तो आप उनको टैक्स मिल रहा है अपना विद टीडीएस से, बाकी के टैक्स के लिए आपको पूरे साल का एस्टिमेशन 15 जून से पहले करना होता है, क्योंकि सरकार अपना एडवांस टैक्स 4 पार्ट्स में वसूल करती है, जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में। 15% आप पे करते हैं 15 जून, फिर आप पे करते हैं 30%, मींस टोटल 45% इन द मंथ ऑफ 15th ऑफ सितंबर, फिर 75% ऑफ टोटल टैक्स आपका जो ड्यू हो जाता है वो 15 दिसंबर हो जाता है, और उसके बाद 100% 15 मार्च हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 15 तारीख चूक जाते हैं तो आपको पूरा इंटरेस्ट लगता है उसके अंदर। आप एक बार चेक कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है, इसीलिए आपको 234ABC का इंटरेस्ट लगता है, जो कि आप बचा सकते हैं। आप उसको करने के लिए थोड़ा ये कर सकते हैं कि आप जून की इंस्टॉलमेंट ज्यादा जमा करा दीजिए, तो आपका आगे जो सेट ऑफ हो जाएगा। आप पूरे साल का एस्टिमेशन कीजिए, जितनी आपको इनकम अदर देन सैलरी आती है, सैलरी में ऐड करके टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, और टीडीएस का पोर्शन 10% माइनस कीजिए, बाकी का आप एडवांस टैक्स टाइम से पे कीजिए। आपको ये लायबिलिटी 234ABC का ब्याज नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा बिल्कुल कंफर्म लॉ इसी पर बात करता है।
ओके, तीसरा क्वेश्चन था कि मदर के साथ अगर जॉइंट एफडी है तो फिर इसकी लाइबिलिटी किसकी बनती है? जी आई एम सॉरी, मैं उस क्वेश्चन को भूल गया था। बिल्कुल मुकेश जी, आपका एक क्वेश्चन था मदर के साथ आपकी एफडीआर है और जिसमें आपका कहना था कि जिसका फर्स्ट नेम है उनकी लायबिलिटी है। देखिए एक्चुअली तो ये इसके अंदर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है कि पैसा किसका है, लेकिन फिर भी अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि जो बैंक टीडीएस काटता है वो फर्स्ट नेम के हिसाब से काटता है और उसी हिसाब से उन्हीं का टीडीएस कट के जाता है और ये उन्हीं की इनकम बनती है। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इसमें आपका पैसा भी है तो आप उसका 50% अपने पोर्शन में या 50% वट परसेंटेज आपका जो है आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन टीडीएस जो कटेगा वो फर्स्ट पैन नंबर पर कटता है अनटिल अनलेस आपने बैंक को इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगर आप इंफॉर्मेशन दे देंगे तो बैंक उसी रेशो में टीडीएस को भी डिवाइड करता है और इनकम को डिवाइड करता है, अगर आपने अकाउंट ओपन करते वक्त परसेंटेज अपनी डिस्क्लोज की हुई है वहां पे तो। ओके, सो ये इंटरेस्ट इनकम के बारे में एक और क्वेश्चन जो हमारे यूट्यूब पर एक दर्शक ने पूछा था, राजन सिंह जी का सवाल है कि आईटीआर फाइल करते वक्त इंटरेस्ट से होने वाली कमाई पर मिलने वाली छूट को कैसे क्लेम किया जा सकता है? विनोद सर, ये राजन सिंह का सवाल है, यूट्यूब पर इन्होंने हमसे पूछा है। देखिए सेक्शन 80AA 10,000 रुपए का रिबेट देता है और सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए का रिबेट देता है। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो सेक्शन 80 के जहां आप रिबेट 80C 80D सब लेते हैं वहीं पर 80AA भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपका उसी का पार्ट है, ये उसमें आप बिल्कुल आसानी से शेड्यूल के अंदर फिल करिए और क्लेम कर लीजिए डिडक्शंस वाले में। ओके, अब हम लेते हैं जीता सिंह का क्वेश्चन और ये पूछ रहे हैं कि अगर एआईएस और बैंक के इंटरेस्ट में एक मिसमैच नज़र आए तो इसे कैसे सही करना चाहिए, किसे कंसिडर करना चाहिए? देखिए एआईएस आपको मौका देता है कि आप अगर वहां डिस्क्रिपेंसी है तो आप वहां रिपोर्ट कर दीजिए, तो आप वहां बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है अगर आप कवर अप करेंगे तो बिल्कुल आपको वो अलाउ कर देगा। एआईएस जो है वो खाली इंफॉर्मेटरी है आपके लिए और बैंक जो है वो आपको एक्चुअल सर्टिफिकेट दे रहा है तो आप उसका बिल्कुल एडवांटेज ले सकते हैं। ओके, तीर्थंकर जी हमसे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 लाख से कम हो तो क्या इसे आईटीआर में दिखाना होता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मुझे लग रहा है ये म्यूचुअल फंड की बात करेंगे इसलिए उन्होंने 1 लाख की बात की है, तो 1 लाख तक तो है, एग्जेम्प्टेड होता है गेन अगर आपको ये 1 साल तक होल्ड करने के बाद मिल रहा है, तो क्या इसे आईटीआर में उन्हें बताना होगा तीर्थंकर जी को? जी तीर्थंकर जी, बिल्कुल आपको अपनी आईटीआर में दिखाना होगा। वहां पे सिस्टम आपको 1 लाख रुपए तक आपको अलाउ करता है, आप उसके अंदर जाकर के अपना एग्जम्पशन क्लेम कीजिए, पर ऐसा नहीं कि आपको दिखाना नहीं, क्योंकि अदरवाइज आपका एआईएस के साथ डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है विनोद सर राज का, जो कह रहे हैं कि उनसे उनका फॉर्म 16 मिसप्लेस हो गया है, तो अब इसके बिना वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं या नहीं? गुम हो गया उन्होंने लिखा है, मिसप्लेस हो गया, मैं यही समझ रही हूँ, तो क्या इसके बिना ये आईटीआर फाइल कर सकते हैं? मुझे लगता है फॉर्म 16 क्या इन्हें रीइश्यू नहीं हो सकता है? विनोद सर प्लीज क्लैरिटी दीजिए। जी बिल्कुल फॉर्म 16 इशू हो सकता है, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मिसप्लेस में तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फॉर्म 16 फाइल नहीं करना होता है, उसकी इंफॉर्मेशन ही डालनी है खाली उनको, तो वो अपने एम्प्लॉयर से दोबारा से फॉर्म 16 मांग सकते हैं, उसको मिल जाएगी कॉपी उनको डुप्लीकेट, कोई उसमें इशू नहीं है। डाउनलोड होकर दोबारा उनका एचआर डिपार्टमेंट उनको इशू कर देगा। और जहां तक बात है 26AS में इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर उनके पास डाटा है तो वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 16 जो है वो खाली एक सर्टिफिकेट है जो एम्प्लॉयर इशू कर रहा है उनको कि आपके जो सेल्स सैलरी की डिटेल्स का। तो अगर फॉर्म 16 नहीं किसी को मिलता है किसी कारणवश, तो वो फॉर्म 26AS के सहारे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्म 16 देने की जरूरत नहीं है, वो तो रिकंसाइल करने के लिए है आपके पास। ओके, सो फॉर्म 16 नहीं मिला किसी को और रिटर्न फाइल करना है तो 26AS जो है ये आपके लिए मददगार साबित होगा। ओके, मैं ठीक कह रही हूँ ना विनोद सर? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अब आप ट्रेंड हो गई। आपकी पाठशाला में जो है वो पढ़ती हूँ तो फिर ट्रेन तो होना ही है। ऐसे पुखराज जी का सवाल लेते हैं, तो इन्होंने सवाल जो लिखा मैं पूरा पढ़ देती हूँ, पर जो इनका लब्बो लुबाब ये है कि भाई एआईएस में अगर कुछ गलती तो उसे कैसे ठीक करें। अब इन्होंने ये बताया कि इनके एआईएस में शेयर बायबैक वैल्यू सेल ऑफ सिक्योरिटी की तरह दिखाई जा रही है और इनकम फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर्स पर छूट मिलती है, और मैं इस आईएएस में हुई इस त्रुटि को, इस मिस्टेक को कैसे ठीक कर सकता हूँ? देखिए जहां तक शेयर बायबैक है वो बेसिकली
मैं नाम भूल गया, पुखराज जी। पुखराज जी, शेयर बाईबैक जो है तो सेल ऑफ सिक्योरिटी ना, आपने बेचा तो शेयर ही है। बिल्कुल उसके अंदर जो आपको एग्जम्पशन डिडक्शन है वो बात की बात है, एआईएस बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, उसमें मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है ही सेल ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि बायर जो है वो आपकी वही कंपनी है, अदरवाइज तो आपने शेयर्स बेचे ही तो हैं, सेल ही तो किए हैं। प्राइस अलग तरह से डिटरमाइन हुआ है, पॉलिसी अलग तरह से डिटरमाइन हुई है, बाईबैक इज नथिंग बट सेल ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये गलती है नहीं जिसे वो गलती समझ रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ आप लोग भी, जो लोग देख रहे हैं, विनोद जी से अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे शो के ठीक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हम लगातार बता रहे हैं हमारा व्हाट्सएप का नंबर, अगर आप अपने फ़ोन नंबर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए जब पहुंचाएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। सो एक बार आपको बता देते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 9311121874। हमारा ईमेल आईडी है money9query@tv9.com। तो अपने सवाल के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के जो भी कंफ्यूजन हो उसे आप हमें भेजिए। हम इसी तरह हर शनिवार को जुड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती बिल्कुल ना हो। अब मेरे साथ देवांग फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवांग नमस्ते, प्रियंका बोल रही हूँ मैं, बताइए। नमस्कार सर जी, कहाँ से आप आ रहे हैं सर? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ मैम। गुजरात से देवांग जी, चलिए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे ग्रैंडफादर है जी। उनकी सोर्स ऑफ इनकम फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन पूरी जो सेविंग है, लाइफ टाइम जो सेविंग है, वो उन्होंने एफडी, फिक्स डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश कर रखी है। तो उनको टैक्सेबल इनकम 10 लाख अबव होती है। तो उनके लिए ITR 1 फॉर्म, ITR 2 फॉर्म कौन सा ठीक रहेगा? और दूसरी बात कि नए रिजिम में जाए तो अच्छा रहेगा या पुराना रिजिम ठीक रहेगा? ओके देवांग जी, बहुत अच्छे से आपने अपने सवाल को प्रेजेंट किया है। विनोद सर मदद कीजिए, इनके जो दादाजी को हो रही है ये इनकम, राइट देवांग जी? देवांग जी, ग्रैंडफादर के बारे में आप बात कर रहे थे ना? हाँ, ग्रैंडफादर एंड ही इज 73 ईयर ओल्ड। ओके, और देवांग जी गुजरात से जुड़े हुए हैं। तो सर आपने सुना, पूरी जो भी कमाई थी वो उन्होंने एफडी और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में डाली हुई है, और 10 लाख से ज़्यादा यहाँ से कमाई हो रही है। तो पहला हिस्सा है कि भाई इसको कैसे आप, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इनके लिए कौन सा होगा, क्या इनको नई रिजिम में इनको अपने ग्रैंडफादर को शिफ्ट करना चाहिए विनोद सर? देखिए प्रियंका जी, पहले तो मैं बधाई दूंगा इनके दादाजी को कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इतने अच्छे से की कि उनको आज 73 इयर्स में भी बिना एक्टिव एफर्ट किए हुए अपनी एक अच्छी इनकम कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बढ़िया से जीने की उन्होंने प्लानिंग की हुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके। लेकिन उसके साथ साथ जहां तक टैक्सेशन की बात है, बिल्कुल देवांग जी, आप ITR 1 यूज कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। अप टू 50 लाख रुपए तक वो फॉर्म एप्लीकेबल है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि वो न्यू रिजीम में जाएं या ओल्ड रिजीम में जाएं, तो मेरे हिसाब से इनको न्यू रिजीम में चले जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास सेविंग्स शायद ATC और उस तरह की कोई नहीं होंगी, और 7 लाख रुपए तक वैसे भी टैक्स नहीं है। इनकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो कुछ टैक्स आएगा, लेकिन ये बड़े आराम से उस रिजीम में इनको, बाकी एक बार मैं फिर भी सलाह दूंगा, एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। पर डिडक्शंस है ही नहीं तो न्यू रिजीम ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें टैक्स के रेट्स, स्लैब्स जो है वो नंबर ऑफ स्लैब्स भी ज्यादा है और टैक्स के रेट्स जो हैं वो भी कम है। तो न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और बड़े आसानी से अपने रिटर्न को फाइल करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके ग्रेट। सो देवांग जी, आपने ठीक समझा था कि आपको ITR 1 लेना होगा। सो ITR 1 बिल्कुल सही फॉर्म रहेगा दादाजी के लिए, प्लस न्यू स्कीम भी बेहतर रह सकती है। एक बार खुद से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देवांग जी, आपको जवाब मिल गया? कुछ और तो नहीं पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि दरअसल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखिए, अंडर ATC 1,50,000 डिडक्शन मिल सकता है ना, NSC में इन्वेस्टमेंट है तो? ओके, तो फिर तो ओल्ड रिजीम, वही सर ने कहा कि अगर वो कुछ और डिडक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सो अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम NSC है उनके पास, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, तब तो सर इनके लिए
हाँ, तो सर एनओसी में एटीसी डिडक्शन मिलता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है विनोद जी सर। मिलेगा जी, बिल्कुल मिलता है, अभी भी मिलता है, आप उसको ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। इवन आप एफडी भी कर सकते हैं बैंक के अंदर टैक्स सेविंग के लिए 5 ईयर्स के लिए, वो भी आप कर सकते हैं अगर आप वो लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ओल्ड रिजीम के अंदर बेनिफिट है तो आप कंपेयर कर लीजिएगा डिडक्शंस के साथ, तो आपको बिल्कुल नंबर्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए देवांग जी, आपने बिल्कुल सही हमें जो है ना पॉइंट आउट कर दिया कि एटीसी के तहत ना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर निवेश है तो उनको डिडक्शन भी मिलता है, तो प्रॉब्ली आपके लिए ओल्ड स्कीम अच्छी रह सकती है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका भी विनोद सर जैसे कह रहे थे ना, बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं जो आपको बता देते हैं, तो आप सारी डिटेल्स जब भरेंगे ना तो दोनों का कंपैरिजन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और खुद सरकार के इनकम टैक्स वेबसाइट पर भी आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उस कैलकुलेटर को यूज़ करके भी एक बार कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा। अब केदार स्वामी जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं, और केदार स्वामी जी की परेशानी जो है ना वो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। इन्होंने बताया है कि मैं नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट को बिल्डर को अपार्टमेंट डेवलपमेंट के लिए दिया था, उसके अगेंस्ट में इन्हें फ्लैट्स मिले हैं। ओके, सो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कीवर्ड है, इन्होंने डेवलपमेंट के लिए जिस बिल्डर को दिया उन्होंने पैसे की जगह उन्हें फ्लैट्स दिए हैं, तो क्या इस पर कैपिटल गेन से इन्हें छूट मिल पाएगी विनोद सर? देखिए केदार स्वामी जी, आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड, जिसको हम अपनी भाषा में जेडीए कहते हैं। आप बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप अपना प्लॉट दे करके उसके साथ एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वो बिल्डर कर रहा है आपके लिए, लैंड आपका है, तो दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। अब उसके बदले में आप उनसे पैसा भी ले सकते हैं, आप किसी भी तरह से मॉनेटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनेटरी, तो आपने उसके अंदर उनसे फ्लैट्स लिए हैं। तो इसके ऊपर सरकार का जो आयकर जो अधिनियम है उसके अंदर सेक्शंस हैं, सेक्शन 45(2) के अंदर आपको जाना होगा। वहां आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशंस कब होंगी और कैसे होंगी। कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो रिबेट भी देता है। आपने क्योंकि वो पैसे को इन्वेस्ट कर दिया दोबारा से रेजिडेंशियल फ्लैट्स के अंदर, बहुत सारी जजमेंट्स इस पर ऊपर आ गई जो ये कहती है कि आपने अगर ये आज आपका प्लॉट था, प्लॉट आपने सेल किया तो आपने उसके बदले में रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदे, कितने लिए क्या लिया वो आपके इस एग्रीमेंट का पार्ट है। तो आपको 3-4 सेक्शंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, उसके बाद सेक्शन 50C कि आप जो सेल दिखाएंगे वो सर्कल रेट पर हो, मार्केट रेट पर हो, जो गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड रेट है। उसके बाद सेक्शन 50D और एक सेक्शन 56। तो ये 4-5 सेक्शंस के आसपास आपका पूरा केस घूमेगा। तो आपको पूरा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को इस ढंग से बनाना चाहिए कि आप कहीं भी किसी सेक्शन को वायलेट ना कर जाएं, क्योंकि इसमें पेनल्टी बहुत हैवी है और बहुत हैवी कैपिटल गेन इसमें इंपोज किया जा सकता है। और आपका जो जेडीए है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपने एग्रीमेंट को देखिए। आपको जरूर किसी टैक्स एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद आपके क्वेश्चन का, क्योंकि ये इतना सिंपल आपका क्वेश्चन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस लें और पूरा इस क्वेश्चन को समझें, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। जी, मुझे तो लग ही रहा था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और सर सिर्फ एक शो में इसका जवाब आपको नहीं मिल सकता, आपको ज़रूर फेस टू फेस एक एक्सपर्ट के साथ बैठना चाहिए। ओपी वेदी जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। वेदी सर नमस्ते, आपने बताया कि आप अच्छा इंदौर से हैं और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर होकर रिटायर हुए हैं। वेदी सर बताइए कैसे मदद करें आपकी हम? हाँ मैडम, मेरे 2 प्रश्न हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन में आता हूँ, और आपको एनएसएस के बारे में तो मालूम ही होगा, नेशनल सेविंग स्कीम थी, बहुत पहले खुली थी और वो बंद भी हो गई वो। और उसमें मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो उससे मेरे को ब्याज मिलता रहता है। ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। उसमें से मैं विड्रॉ नहीं करता हूँ, और सालाना उसमें ब्याज एक्यूमुलेट होता आ रहा है। ठीक है। तो इस बार क्या हुआ कि वो एआईएस में आया है। एआईएस में आने से क्या हुआ कि जो मेरा जो इनकम टैक्स देखता है जो आदमी, वो कहता है कि 60,000 का जो ब्याज मिला उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ऐसा रूल में तो नहीं है 194 के तहत में। ओके, इसमें आपको 60,000 का ब्याज मिला है और वो कह रहे हैं कि इस पर आपको टैक्स देना होगा, राइट? इंटरेस्ट वो मतलब टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने आज तक तो दिया नहीं, और वो
वो उसमें नियम में लिखा हुआ है कि जब आप विड्रॉ करेंगे तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट खुद ही डीडीएस काट लेगा जब आप उसको विड्रॉ करेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो इस राशि पर ये जो ब्याज आपको मिल रहा है ये एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब विनोद सर, अब क्या बताना चाहेंगे आप यहाँ वेदी सर को, ये जो ब्याज मिल रहा है इसको लेकर के अब इन्हें सलाह कोई दे रहा है कि भाई आपको इस पर टैक्स देना होगा, क्या राय है इस पर? देखिए वेदी साहब, ये ब्याज पूरा टैक्सेबल है, कहीं भी इस Okay. पे कोई एग्जम्पशन नहीं है, ये टैक्सेबल है, आपको इस पर टैक्स देना है और इस पर टीडीएस भी कटना चाहिए 194 के अंदर। तो आप एक बार इसको रिकंसिडर कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है या आप जो चीज कह रहे हैं वो मैच नहीं कर रही, क्योंकि मेरे हिसाब से टैक्स इंटरेस्ट जो है ये पूरा टैक्सेबल है। अगर टीडीएस नहीं भी कटा है तो भी आपको इस पर टैक्स डिपॉजिट करना होगा अपने पास। ओके, सो इस पर टैक्स डिपॉजिट करना होगा। कुछ और पूछना चाहते हैं वेदी सर? एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल उसमें टैक्स कटेगा वो? अभी तो वो एक्रूड हुआ ना, मेरे इसमें लगा हुआ है वो। मतलब जब आपने निवेश किया था तो बोला गया था कि एट द टाइम ऑफ विड्रॉल होगा, तो विनोद सर? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, विड्रॉल के टाइम पे तो टीडीएस भी कटेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे अभी देंगे तो आपको हायर टैक्स स्लैब से आप बच जाएंगे ना, तो आप उस टाइम अपने विड्रॉल को सेव कर सकते हैं कि ऑलरेडी आपने इनकम डिक्लेयर कर दी है। तो अगर आप अपना वो स्लैब देख लीजिए, आप किस में फिट होते हैं, कहां लेना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आपके 26 एएस में आप कह रहे हैं आ गया है, एआईएस में आ गया है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये दिख रहा है। देखिए इंटरेस्ट तो आपको मिला ही है वेदी साहब, आपकी इनकम तो है करंट ईयर की, एक्रूड इनकम है। आप चाहें तो उसको उस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि आप विड्रॉल पर देना चाहेंगे तो आप उसको 194 में तब आप 2500 से ज्यादा विड्रॉल होगा तो बिल्कुल आपका टीडीएस कट जाएगा उसके ऊपर। ओके फाइन, तो फिर अभी क्या प्रोसेस होगा कि ये इनकी इनकम का हिस्सा माना जाएगा और फिर जो भी इनकी पेंशन मिल रही है और उनको अपने स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स देना होगा, राइट? जी 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 जी। ओके, चलिए अब नितिन परब का क्वेश्चन लेते हैं। अब हम कुछ क्विकली कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों के क्वेश्चंस छूट गए हैं प्लीज़ आप हमें रिमाइंडर भेज दीजिएगा, हम उन्हें अगले शो में अगले हफ्ते लेकर आएंगे। नितिन परब पूछ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी शुरुआत हुई है पिछले शो में जब आपने कहा था कि माता जी को कुछ पैसे गिफ्ट दिए थे, तो आपने कहा था कि गिफ्ट डीड बनवा लीजिए। तो ये नितिन परब का सवाल है कि गिफ्ट डीड कैसे बनवाएं और अगर शेयर्स गिफ्ट में दें तो ITR 2 में इसे कहाँ दिखाना होगा? देखिए गिफ्ट की जहां तक बात है, गिफ्ट डीड के अंदर एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। तो इसके दो एलिमेंट हैं, एक डोनर है, एक डोनी है। उसके बाद क्या दिया गया है, फाइनेंशियल एसेट है, मूवेबल है या इमूवेबल है। इमूवेबल है तो उसकी ट्रांसफर होनी चाहिए, वो प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो मैंडेटरी है अंडर दैट लॉ। अगर उस प्रॉपर्टी के अलावा आप कोई शेयर्स या कैश या कोई म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर रहे हैं तो आप प्रॉपर गिफ्ट डीड के अंदर डाल के कि क्या आइटम दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट कंसीडरेशन जो है वो सिर्फ लव एंड अफेक्शन है, क्योंकि गिफ्ट हो रहा है, पैसों का कोई लेन देन नहीं है। और उसके अलावा दो इसके अंदर इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने जरूरी हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये विटनेसेस हो, ये गिफ्ट डीड के मेजर एलिमेंट्स हैं। आप ये डालिए गिफ्ट डीड में, एक एफिडेविट उसके साथ तैयार कीजिए कि ये सब जो ट्रांजेक्शन आपने की है वो वॉलंटरी है और इसमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई कॉर्शन किसी तरह का नहीं है। तो ये तो हुआ गिफ्ट डीड की बात। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि शेयर जो गिफ्ट दिए हैं उनको अपनी आईटीआर में कहां दिखाएं। देखिए देने वाले को अपनी कहीं आईटीआर में दिखाने की जरूरत नहीं, रिसीव जो कर रहा है उसको अपनी एग्जम्प्ट इनकम में दिखाना है कि मुझे एग्जम्पशन में मिला है, तो वो अपनी एग्जम्प्टेड में दिखाएंगे, ना कि देने वाले को। देने वाले को कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, लेने वाले को दिखाना है। ओके ऑलराइट, हम आज के शो के आखिरी क्वेश्चन पर हैं। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, सो प्लीज़ हम इसे अगले शो में लेकर आएंगे। वेंकट चिंता का सवाल लेते हैं, जो पूछ रहे हैं कि 26 AS में इनकी जो 4th इंस्टॉलमेंट है पेंशन की वो अपडेटेड नहीं है, क्या फिर भी मैं ITR भर सकता हूँ? जी जैसा मैंने पहले भी कहा कि AIS और 26 AS ये आपको सिर्फ मदद करने के लिए है। इनकम तो आपको मालूम है आपकी कितनी है, आपके बैंक में कितना पैसा आया है, क्या सोर्सेज है, कैसे क्या कैलकुलेशन है, तो आप बिल्कुल अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। 26 AS में नहीं भी आया है तो बाद में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी वजह से वहां से अपडेट नहीं किया गया तो ये रह गया होगा, तो लेट रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो बाद में आ जाएगा। अगर बाद में आएगा तो आपके लिए मुश्किल होगी, तो बेटर ये होगा कि आप अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करें और आप अपनी लेट इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच जाएं। नहीं तो जैसा पहले मुकेश जी का क्वेश्चन था कि फिर इंटरेस्ट और पेनल्टीज का क्वेश्चन आता है, तो इसी वजह से आता है
जब ये चीजें लेट हो जाती। तो आप टाइम से अपनी रिटर्न भरिए, नहीं भी अपडेट हुई है तो उसके होने का इंतजार मत कीजिए, आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। ऑलराइट विनोद सर, थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर जो दिक्कतें हैं उनको हमने सुलझाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगता है सर? देखिए, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं समाज के लोगों के लिए कुछ कर पाता हूं, जो नॉलेज मेरे पास है कहीं मैं शेयर करूं तो, और मैं सीखता हूं। सच बात तो यह है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है रिवर्स। तो ये आई लव दिस शो ऑनेस्टली। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी थैंक पार्ट यू ऑफ विनोद दिस। सर, एंड वी लव हैविंग यू इन आवर शो। और आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, तो अगर आप विनोद सर को अगले हफ्ते भी देखना चाहते हैं तो भेजते रहिए अपने क्वेश्चन। यही मौका है विनोद सर से अपने क्वेश्चंस का जवाब पाने का और क्लैरिटी लाने का। विनोद सर, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है जल्द। आई होप आपके पास अगले हफ्ते भी वक्त हो हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल मैं निकालना चाहूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हम ये खास शो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि रिटर्न को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अब 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा सा वक्त बचा है, लेकिन हाँ कोई भी दिक्कत आ रही, कहीं आप फंस रहे हैं ना, तो अपना क्वेश्चन हमें भेज दीजिए। कैसे भेजना है? आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और ये जो ईमेल एड्रेस है ना, ये सीधा ईमेल मेरे ईमेल बॉक्स में आता है। तो प्लीज़ money9query@tv9.com का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बात करना चाहते हैं हमसे, तो हम आप जब मेल करेंगे तो आपके नंबर को पिक करके आपसे बात भी करेंगे, और यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए कैसा लग रहा है आपको हमारा शो, और क्या आप जानना चाहते हैं, और आप कहाँ फंस रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर, ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।